हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे 4th वीक ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। ऑलिव रिडले टर्टल इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, जिसको हम काफी सालों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IUCN का जो रिकॉग्निशन ऑलिव रिडले टर्टल्स का जो रिकॉग्निशन है और इंडिया इसमें जो एफर्ट्स कर रहा है, उस चीज का एप्रिसिएशन अभी रिसेंटली साइट्स नाम की एक कन्वेंशन के अंडर भी हुआ था, जिसमें इंडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया था। तो बेसिकली अभी इस साल 7 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स जो हैं उनको ऋषिकुल्य डोकरी में देखा गया है इन ओडिशा की कोस्ट के ऊपर सडनली बहुत सारे ऑलिव रिडले टर्टल्स ने आना शुरू किया, जिससे वो पूरी कोस्ट भर जाती है और वहां पे उन्होंने बहुत सारे एग्स को ले किया है, जो कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। इसको बोला जाता है एरीबेडा। एरीबेडा इज स्पेनिश वर्ड जिसका मीनिंग होता है मास नेस्लिंग, जो 23 फरवरी को आकर खत्म हुई है। ये जो टर्टल्स हैं ये हमें वार्म वाटर्स में मिलते हैं इन पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस, और ये जो टर्टल्स हैं ये सबसे छोटे स्पीशीज के टर्टल्स होते हैं जितने भी एग्जिस्ट करते हैं। ओडिशा की ही एक सेंचुरी है जिसका नाम है गहीरमथा मरीन सेंचुरी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी है, विच इज कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। इस रूकरी में ही ओडिशा एक मेन ओडिशा हमारी मेन स्टेट है जहां पे इन टर्टल्स का मेन नेस्टिंग एरियाज हैं, जहां इनकी रॉकरीज मिलती हैं। और अभी ओडिशा के ही ऋषिकुल्या बीच के ऊपर हमने 7 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स को भी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटस अगर हम उसके बारे में बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंडर इनको क्लासिफाई किया जाता है, विच मीन्स इट इज वेरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं और साइट्स में ये फर्स्ट अपेंडिक्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसको कंजर्व करने की हम कोशिश करते हैं, और ऐसी सारी स्पीशीज एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नक्श के बारे में। नक्श क्या है? नक्श का फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। इसको लॉन्च किया है, पहली बात तो फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्च किया है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोनों ही मिनिस्ट्रीज इन पर्टिकुलर शिवराज सिंह चौहान के पास ही है। इसका पर्पस क्या है? इट एम्स टू मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया। इंडिया में हमेशा से आजादी के बाद से हमने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की है कि इंडिया में हमारे पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर जगह के जो कागज होते हैं, जो उसका रिकॉर्ड है वो नहीं है। नक्श जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, इसके अंडर अर्बन एरियाज के प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे थ्रू जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपको एक एप्लीकेशंस के जरिए ऐसे सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके रिकॉर्ड आप ऑनलाइन निकाल पाएंगे। तो ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट रहेगा, जिसमें 152 अर्बन लोकल बॉडीज को में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा और उनकी मैपिंग की जाएगी। इट इज डिजाइन्ड विद जियोस्पेशियल डाटाबेसेस ऑफ अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स, जिसमें हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करेंगे। इसका जो पर्पस है वो यही है कि हमारे पास अर्बन एरियाज के प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए। तो ये इसका पर्पस क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इसका फुल फॉर्म क्या है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में। फर्स्ट इज सेकेंड सिमोलू फेस्टिवल विच बिगेन ऑन 15th फरवरी एट विसांगना बारुंगी इन असम। इसमें सेलिब्रेट किया जाता है ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर जिसका नाम है शिमुल। शिमुल का ओरिजिनल नेम इज बॉम्बेक सीबा। ये जो यहाँ पे आप फ्लावर्स देख रहे हैं रेड कलर के, जब असम में ये फ्लावर्स की ब्लूमिंग होनी शुरू होती है उस टाइम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो फेस्टिवल, उसका पर्पस, उसकी स्टेट, तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 24th फरवरी प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट लार्जेस्ट एवर झुमोय डांस परफॉर्मेंस एट गुवाहाटी अगेन इन असम, which is commemorating 200th anniversary of Assam's tea industry. Assam is famous for its tea industry, you all might know. तो असम इंडस्ट्री के 200 साल पूरे हो गए थे एज अ कोलैबोरेशन जो वो काम करते हैं, उसके सेलिब्रेशन के लिए झुमोय डांस परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करी गई। थर्ड जो हमारे पास फेस्टिवल है दैट इज खजुराहो डांस फेस्टिवल हेल्ड ऑन फ्रॉम 20th to 26th फरवरी। यहाँ पर हमने एक डांस का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
24 घंटे के लिए लगातार एक क्लासिक डांस मैराथन चलाई गई, जिसमें 24 घंटे के लिए काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने रेगुलर परफॉर्म किया इन क्लासिक डांस। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहा इंडिया का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश इज नाउ होम टू इंडियाज हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन। तो एक तो आज हमने स्पीशीज की बात करी, ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट स्पीशीज की हम बात करेंगे दैट इज वल्चर। वल्चर भी जो हमारी स्पीशीज है इंडिया के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। वल्चर की अगर हम बात करें तो उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड करी गई है। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट। According to the first phase of 2025 census, state's vulture population has reached 12,981, जो कि 2024 में 10,845 थी। तो मध्य प्रदेश अपने लेवल पे जो एफर्ट्स कर रहा है स्पीशीज को बचाने के लिए, उसी के चलते हुए ये जो सर्ज है पॉपुलेशन में वो हमें देखने को मिला है। इंडिया इज होम टू 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर, जो 9 अलग अलग तरह की वल्चर की स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्टियन, बियर्डेड, सेनरस एंड यूरेशियन ग्रिफिन। दीज आर द 9 स्पीशीज। इनमें से मोस्टली स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो एक अनदर इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया इज वल्चर। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनके लाइफ के थ्रेट्स क्या हैं, एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन जो साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन में, दैट इज वाइड स्प्रेड यूज ऑफ वेटनरी ड्रग्स लाइक डिक्लोफेनेक एंड कीटोफेनेक। ये जो ड्रग्स हैं, ये जो वेटनरी ड्रग्स का इस्तेमाल है, इसकी वजह से वल्चर पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वही हैबिटेट लॉस जैसे रीजंस जो हैं वो स्पीशीज के मेन रीजंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मनीज न्यू चांसलर के बारे में। काफी टाइम से जर्मनी के जो चांसलर थे वो थे ऑल्स्कॉल्स। ऑल्स्कॉल्स इज द नेम रिटन हेयर। अब जर्मनी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, जिस शिफ्ट के अंडर फ्रेडरिक मर्च जो हैं वो लीडर हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के। तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड क्रिश्चियन सोशल यूनियन दोनों ने अलायंस में मिलकर अपॉइंट किया है जर्मनी के नए चांसलर को, जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्च। इससे पहले जो थे उनका नाम था ऑल्स्कॉल्स। जर्मनी में एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उस पोजीशन को नाम दिया जाता है चांसलर का। तो वो नए अपॉइंट हुए हैं। जर्मनी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है तो इसका हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट हम बात करते हैं FATF प्लेनरी सेशन के बारे में। FATF का जो प्लेनरी सेशन है इसको लेड किया है मैक्सिको से एलिजा डे एंडा मराजो ने। इसमें पहली बात तो FATF बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर टेररिज्म, काउंटरफिटिंग जैसी चीजों को कंट्रोल करने में कंट्रीब्यूट करती है। तो FATF की जो अभी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में एक ग्रे लिस्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई जाती है। उस ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज के नाम होते हैं जो सबसे ज्यादा करप्शन, टेररिज्म और इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। इन लिस्ट में या तो कंट्रीज को ऐड ऑन किया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे FATF स्टैंडर्ड्स में नेपाल एंड लाओस को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है और फिलीपींस को इस लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया है। जैसे बहुत सालों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं वो इस ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनी हुई हैं फॉर टेररिस्ट फंडिंग, फॉर काउंटरफीटिंग, फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज। अब जो है 2 नई कंट्रीज उसमें ऐड कर दिया, लाओस एंड नेपाल, दोनों एशियन है। फिलीपींस को उसमें से बाहर निकाल दिया गया है। इसी के साथ गाइल्स थॉमस फ्रॉम UK को इसका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी आने वाले टाइम में, लंदन में इनकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल फ्लोज इन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। और इससे नेक्स्ट जो मीटिंग होगी दैट विल बी हेल्ड इन मुंबई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस मीटिंग में वमेन करियर इन FATF के बारे में बात करी जाएगी। तो ये फ्यूचर के करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले टाइम में अभी होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी में अभी क्या हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की शुरुआत 1992 में हुई, जिसमें जो हमारी अर्थ के ऊपर हमारी कंट्रीज में रहने वाले
प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी कंजर्वेशन की बात करी जाती है। तो इसकी अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 अभी रिसेंटली कहाँ हुई थी? रोम इटली में हुई थी, ठीक है। इसकी जो अभी लेटेस्ट मीटिंग है वो कैली कोलंबिया में हुई थी, जहां पर एक कैली फंड नाम का जो फंड है उसको लॉन्च किया गया है। ये फंड बेसिकली क्या है? दिस इज एन इंटरनेशनल फंड which aims to secure financial contributions from private companies that benefit from genetic data in their industries, ensuring they actively participate in biodiversity conservative efforts। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है? इसी सीओपी के अंडर एक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था, दैट इज कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंडर कुछ गोल्स लिखे हुए हैं जो हमने 2030 तक अचीव करने हैं फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज, जो भी सीबीडी के मेंबर कंट्रीज हैं। अभी रिसेंटली जो कैली फंड है इसका पर्पस क्या है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज जेनेटिक्स के थ्रू कुछ पैसा कमा पा रही हैं या अपनी कंपनीज को प्रॉफिट में ला पा रही हैं, वो प्राइवेट कंपनीज इस फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगी ताकि दुनिया भर में जेनेटिक चीजों से मिलने वाले जो फायदे हैं उन चीजों को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। जेनेटिक डाटा के ऊपर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री है मान लो हाइब्रिड सीड्स बना रही है, कोई इंडस्ट्री है किसी भी तरह की जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस करके स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी है, ऐसी सभी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो कैली फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगी और फिर वो जो पैसा है वो वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के ऊपर लगाया जाएगा। तो एक तो ये याद रखेंगे सीओपी 16 जो है उसमें क्या मेजर चीजें हुई, अब तक क्या फॉलोअप होता आ रहा है, सीओपी 16 कहाँ हुई, दीज आर ऑल द मेजर पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडीपी फोरकास्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। जीडीपी फोरकास्ट सबसे पहले हम बात करेंगे मूडीज एनालिटिक्स की तरफ से, जिन्होंने इंडिया की जीडीपी को स्लो डाउन कर दिया है एट 6.4% इन 2025। पहले इनका टारगेट था 6.6%। एसबीआई ने जो है वो भी रिवाइज किया है, इसने हमारा जीडीपी फोरकास्ट कर दिया है 26.3% फॉर द प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर। जो भी फिस्कल ईयर आएगा उसकी बात कर रहे हैं हम, मार्च में जिसकी एंडिंग होने वाली है। तो उसके लिए इट वाज 6.3%, अर्लियर इट वाज प्रोजेक्टेड एट 6.4। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेट टू एक्सपैंड एट 6.4% इन बोथ। एसएनपी ग्लोबल का कहना है कि इस साल और जो पिछला साल गुजर गया दोनों में इंडिया की जीडीपी 6.4% से बढ़ने वाली है। और लास्ट हम बात करेंगे आईसीआर के बारे में, जिसने कहा है कि 6.4% इन Q3 ऑफ फिस्कल ईयर 25। ये आपको इसी फॉर्मेट में पेपर में पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट फ्रॉम इंडिया बाय मूडीज एनालिटिक्स, व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट बाय एसबीआई। तो इनका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इवन एक्चुअल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट इनको चेंज करते रहते हैं और एग्जाम में हमें ऐसे ही पूछे जाते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। सबसे पहले नमिता गोखले नाम के एक राइटर ने नई बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्च। इट इज अ कलेक्टेड स्टोरीज, 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं जो अलग अलग तरह की जो थीम्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं। नमिता गोखले इज एन इम्पॉर्टेंट राइटर फॉर इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, बानू मुश्ताक की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बुक है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प जो बुक है इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ में से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया दीपा भाष्ती ने, और ये जो बुक है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट हो चुकी है, मतलब नॉमिनेट हो चुकी है एक तरह से, और इंटरनेशनल बुक प्राइज में नॉमिनेट होने वाली ये पहली कन्नड़ बुक है। ट्रांसलेटेड बुक है जिसकी ओरिजिनल राइटर इज बनू मुश्ताक, इट इज ट्रांसलेटेड बाय दीपा भाष्ती। और अगर ये बुक आगे की आगे इंटरनेशनल जो बुकर प्राइस है उसमें हाईलाइट और ज्यादा हो जाती है तो हमारे लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया ज़्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 13th अभी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी इन मॉलडिव्स, जिसमें इंडिया उसको अटेंड करने के लिए गया था अंडर डॉक्टर अभिलक्ष लिखी के अंडर इंडिया इसमें अटेंड करने के लिए गया था। तो बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अब इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई है इसके बाद। तो इंडिया का कहना है कि हम इस रीजन में फिशरीज सेक्टर को जो बढ़ाने की कोशिश करेंगे और रीजनल कोऑपरेशन, स्मॉल स्केल फार्मर्स जो हैं, फिशर्स जो हैं,
उनके वेलफेयर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसको हम अलाइन करके चलने की कोशिश करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं, ये कब मिलेंगी, वो आप जरूर ढूंढ लीजिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का स्टैटिक पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया अनंथा नागेश्वरम। अनंथा नागेश्वरम का जो टेन्योर है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है टिल मार्च 2027। इस टाइम अनंथा नागेश्वरम को अपॉइंट करने के गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज ही कुड हैव बीन अपॉइंटेड एज आरबीआई's डेप्यूटी गवर्नर एंड द सेकेंड ऑप्शन वाज कि इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के टर्म में बढ़ा दिया जाए। सो गवर्नमेंट चोज द सेकेंड वन और इनको यहीं पर एक्सटेंशन दे दिया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मेन काम होता है इकोनॉमिक सर्वे को जारी करना। इकोनॉमिक सर्वे बनाने का काम इनके सुपरविजन के अंडर होता है और रिलीज भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। ज्ञानेश जोशी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसी के साथ दो इलेक्शन कमीशंस भी हमेशा रहते हैं। सुखबीर सिंह संधू ऑलरेडी अपॉइंटेड थे, जो नए अपॉइंट किए हैं उनका नाम है विवेक जोशी। तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन में देयर आर 3 मेंबर्स अंडर आर्टिकल 324। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो किनको बनाया है, ज्ञानेश जोशी को। उनको साथ देने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनमें से एक नया अपॉइंटमेंट है विवेक जोशी और एक ऑलरेडी अपॉइंटेड है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेबी के 11th चेयरपर्सन अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है तुहीन कांता पांडे। तुहीन कांता पांडे ने सक्सीड किया है माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज सेबी चेयरपर्सन बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू लीड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो 11th and 10th चेयरपर्सन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेबीज पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। रोहित शर्मा बिकेम सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 11,000 ODI runs, achieving the milestone in Champions Trophy 2025 under days in बांग्लादेश में जो मैच हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें he is the 4th Indian to reach this mark। फास्टेस्ट जो ये अचीव किया है वो अचीव किया है विराट कोहली ने। जैसे इन्होंने अचीव किए 11,000 रन इन 261 इनिंग्स, विराट कोहली ने वो 11,000 अचीव कर लिया था इन 222 इनिंग्स। इसके अलावा 2 लोग और हैं, सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली, जो इस मार्क को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 11,000 रन्स इन ODI का मार्क 4 इंडियन प्लेयर्स रीच कर चुके हैं, जिनमें से फास्टेस्ट इज विराट कोहली, नाउ सेकंड फास्टेस्ट इज रोहित शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं विश्वा राजकुमार, 20 years old, वन मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। 80 डिजिट्स उन्होंने रिकॉल कर दिए 13.5 सेकेंड्स में। तो एक मेमोरी कंपटीशन होता है वर्ल्ड लेवल पे जिसमें एक इंडियन ने चैंपियनशिप को जीत लिया है, उनका नाम है विश्वा राजकुमार। नेक्स्ट इज विराट कोहली हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग fastest batter to reach 14,000 ODI in 287 innings। और इससे पहले जो 2 लोग थे वो थे सचिन तेंदुलकर एंड कुमार सांगकर। तो उनसे भी ज्यादा फास्ट विराट कोहली ने इस चीज को अचीव कर लिया है। पहले हम 11,000 की बात कर रहे थे, अब हम 14,000 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पंकज अडवाणी। इंपॉर्टेंट है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप मेंस टाइटल भी इस बार एक इंडियन ने हासिल किया है, जिनका नाम है पंकज अडवाणी। तो एक तो मेमोरी लीग विश्वा राजकुमार, स्नूकर चैंपियनशिप पंकज अडवाणी, 11,000 रन्स इन ODI का सेकंड हाईएस्ट रोहित शर्मा और 14,000 इन ODI का हाईएस्ट रिकॉर्ड विराट कोहली। ये सारी स्पोर्ट्स न्यूज हम याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कुछ स्पेस मिशंस के बारे में। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है पिक्सल, it launched India's first private hyperspectral satellite constellation under its Firefly project। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फायरफ्लाई, प्राइवेट कंपनी है। इंडिया हमारे जो स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इसको लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से, जिसमें रॉकेट का जो यूज किया गया वो स्पेसएक्स का रॉकेट था ट्रांसपोर्टर 12। तो ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन इंडिया की पहली प्राइवेट चीज है, तो ये हमारे लिए स्टैटिक पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नासा's lunar trailblazer। It is a small satellite launched from SpaceX Falcon 9। It aims to map lunar water and analyzes distribution।
लूनर वाटर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एट द सर्दर्न पोल, उसको एनालाइज करने के लिए एक सैटेलाइट भेजी है नासा ने जिसका नाम है ट्रेल ब्लेजर, लूनर ट्रेल ब्लेजर। जिस रॉकेट का यूज किया है दैट इज फैल्कन 9 फ्रॉम स्पेसएक्स। नेक्स्ट बात करते हैं एथेना मून लैंडर। ये जो है ये एक इंट्यूटिव मशीन्स नाम की प्राइवेट कंपनी है जिसने अपना सेकंड लूनर मिशन लॉन्च किया, जिस मिशन का लैंडर का नाम था एथेना मून लैंडर। मतलब अगर तो देखो सैटेलाइट है, इसका मतलब वो स्पेस में घूमेगी किसी पर्टिकुलर बॉडी के आसपास। जब लैंडर की बात आ गई मतलब वो चीज उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जाकर लैंड करेगी। तो ये एक प्राइवेट यूएस की कंपनी ने मून के अंदर लैंडिंग कराई है उसके सारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस और उन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन यूएस, क्योंकि वहां से ऐसे प्राइवेट मिशंस ने लैंडिंग्स बहुत कम करी हैं। तो उसी के साथ जो नासा का अपना मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस मिशन में वो ह्यूमंस को भेजने वाला है मून के ऊपर, उस मिशन को सपोर्ट करेगा ये जो एथेना मून लैंडर मिशन है ताकि उनको मून की प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहले से मिल पाए। लास्ट हमारे पास मिशन है पंच मिशन, इसका फुल फॉर्म है नासा's पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। दिस इज अ सन मिशन फ्रॉम नासा, जिस मिशन के अंडर नासा सोलर विंड जैसे फिनोमेना को समझने की कोशिश करना चाहता है बाय स्टडिंग द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर ऑफ द सन। ये दो पार्ट्स होते हैं सन के, हमारे जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम पढ़ते हैं। इनको पढ़ के नासा ये समझना चाहता है कि जो सोलर विंड्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, फिर वो कैसे हमें अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं और उनके क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 4 स्पेस मिशंस हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, एक इंडिया का है, 3 हमारे नासा के साथ रिलेटेड मिशंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सो दीज वर ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम 4th वीक ऑफ February। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।